नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है वारिस। विमान ने गति पकड़ी और एक झटके के साथ जमीन छोड़ दी। कुछ ही पलों में बादलों के ऊपर पहुंचकर स्थिर हो गया, पर मेरा मन इतनी आसानी से स्थिर कहाँ होने वाला था। रह रहकर पापा का कुछ कहने को आकुल चेहरा आंखों के आगे घूम जाता। तबीयत तो पापा की 2 महीने से खराब थी, पर पिछले 4-5 दिनों से जब फ़ोन करो तब यही जवाब मिलता कि पापा बात करने की स्थिति में नहीं हैं। कल फ़ोन पर दीदी ने कहा पापा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों ने शरीर को प्रयोगशाला बना दिया है, पर वो कोई भी ट्रीटमेंट स्वीकार ही नहीं कर रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं जिसे बुलाना हो बुला लीजिए, दुआ कीजिए। पापा बार बार कहे जा रहे हैं कि तुझसे कुछ कहना है। उनके आगे के शब्द सिसकियों में खो गए। मेरे दिल में एक हुक सी उठी। पति सोमेश ने देखा तो तुरंत हिम्मत बंधाई। मुझे तो किसी भी हालत में छुट्टी नहीं मिल सकेगी, पर तुम पहली फ़्लाइट लेकर निकल जाओ। मैंने पीठ सीट पर टिकाकर पलकें मूंद ली और मन को बादलों की तरह यादों के आसमान में खुला छोड़ दिया। मैं जानती थी कि वह मुझसे क्या कहना चाहते थे और मैं उनके मुंह से सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए उनको मौका नहीं देती थी। शादी के बाद 5 सालों में सिर्फ 2 बार गई थी मायके। शादी की धूमधाम में चाचा किसी से बातें कर रहे थे और सुन लिया था मैंने कि मम्मी ने मुझे जन्म नहीं दिया था। अंत में वे बोले थे, वैसे भाई साहब है तो काबिले तारीफ़। अब उसे एक गलती कहो या 2 पल की भावुकता, पर उसे सारी ज़िंदगी निभा दिया उन्होंने। टूट सी गई थी मैं सच्चाई जानकर। जिस पापा को मैंने आदर्श के रूप में देखा, एक समाज सेवक और सुधारक के रूप में जाना, मैं उनकी 2 पल की भावुकता का नतीजा थी। उनकी एक गलती पापा से कह तो कुछ नहीं पाई, पर उसके बाद से वे खामोश पीर दिल में पर्वत सी जमकर उनसे एक दूरी सी बनती गई। पर वो पीर पिघलती भी कैसे, कुछ कहती भी तो किससे। मेरी सुनता ही कौन था पापा के अलावा। बचपन से ही मैंने बाकी लोगों का प्यार दीदी के पलरे में और पापा का प्यार अपने पलरे में कुछ ज़्यादा पाया। पापा की यादें मिश्री की तरह मन में मिठास बनकर घुली थी। चिड़ियों की चहचहाहट सी कानों में संगीत बनकर घुली थी। परिदेश के सुंदर सपनों सी आंखों में घुली थी। मेरे जन्मदिन के लिए कुछ अलग सी पोशाक या मेरा कोई फरमाइश किया हुआ खिलौना ढूंढने के लिए बाजार खंगालते पापा, विज्ञान के प्रयोगों के लिए मॉडल बनाते और उनका प्रयोग सीखते पापा, मेरी पुस्तकों की रुचि को बढ़ावा देने के लिए हर पुस्तक मेले में उंगली पकड़कर घुमाने ले जाते पापा, चलते फिरते उठते बैठते कहानियाँ सुनाते या विज्ञान की पहेलियाँ बुझाते पापा, साइकिल सिखाने के लिए मुझे उस पर बिठाकर उसके पीछे भागते पापा। शहर के एक छोर पर दादी की बड़ी सी हवेली थी। पहले वो गांव के छोर पर थी, पर जब शहर ने गांव को खुद में समेट लिया तो शहर में आ गई थी। उसमें रहता था दादी और उनके 3 बेटों का परिवार, जिसमें दादी का ही वर्चस्व चलता था। घर के मामले में छोटे बड़े फैसले वही लेती थीं। बैठक या रसोई ही नहीं, नाती पोतों के जीवन भी वही नियंत्रित करती। लड़कों के लिए महंगा पब्लिक स्कूल और लड़कियों के लिए पास का सरकारी स्कूल। लड़के पास के पार्क में या स्टेडियम में क्रिकेट खेलने जाते और लड़कियों के लिए पीछे किचन गार्डन में आम के पेड़ों पर झूला था। ये तो सभी लड़कियां उनके लिए दूसरे दर्जे की नागरिक थी, पर मुझसे उन्हें विशेष चीड़ थी। उनसे यदि कोई बहस करने की हिम्मत रखता तो वो थे पापा। हालांकि मैंने सुना था कि दादी पापा को सबसे ज़्यादा प्यार करती थीं। उन्होंने अपने कुछ गहने बेचकर बाबा की मर्जी के खिलाफ पापा को शहर पढ़ने भेजा था, पर उनकी पढ़ाई से सबसे ज़्यादा नाराज़ भी वही थी। पढ़ाई ने उन्हें तर्क करना और सभी औरतों की पत्नी और बेटियों को भी इज्जत करना सिखा दिया था। पढ़ लिख कर वो गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक हो गए थे और सारे गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम शुरू कर दिया था। जो लोग कल तक हवेली का गेट छूने की भी हिम्मत नहीं करते थे, वे बेखौफ पापा से मिलने दालन में आने लगे थे। ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा उनकी समझ से बाहर था। मुझे दादी से बहस करने की इजाज़त तो पापा ने कभी नहीं दी,
पर मेरा उनसे सदा शीत युद्ध चलता रहा। दादी किसी न किसी बहाने से मुझे भाइयों से कमतर साबित करने की कोशिश करती और मैं खुद को उनसे बेहतर साबित करने के लिए जूझती रहती। पापा बड़े प्यार से समझाते, मुझे यकीन है कि मेरी बिटिया खूब पढ़ेगी और एक दिन साबित कर देगी कि वो लड़कों से कम नहीं है। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। पापा को वो वाक्य मेरी प्रेरणा बनते गए और मैं पापा की परछाई बनती चली गई। मैं पापा के साथ ही खाती खेलती और उनकी पढ़ाई की मेज पर बैठकर पढ़ती रहती। निस्वार्थ भाव से अनपढ़ों की, पर्यावरण की, गरीबों की सेवा और सहयोग करना मैंने उनसे सीखा। उनकी मेहनत से गांव में पक्का स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय आदि बने और मैं सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने, अर्जियां लिखने, तरह तरह के लोगों से मिलने के दौरान हमेशा उनके साथ रही। पर सबसे बड़ी चीज़ तो उन्होंने मुझे विरासत में दी थी, वो थी ज्ञान की भूख, जिसने मुझे संघर्ष करना सिखाया, इतने ऊंचे पद पर पहुंचाया। उन्हें स्वाध्याय का बहुत शौक था। वो पुस्तकालय जाते तो मुझे भी उंगली पकड़कर साथ ले जाते। सारे रास्ते में उनसे तरह तरह के सवाल पूछती जाती और लौटते समय वहाँ की पत्रिकाओं में पढ़ी कहानियाँ सुनाती। मुझे मंच की हर गतिविधि में भाग लेने का बहुत शौक था। वाद विवाद हो, भाषण हो, मनो एक्टिंग या कुछ और। पापा मेरे लिए एक दिन में इतना अच्छा आलेख तैयार करते कि अध्यापिका उसे देखते ही मेरा चुनाव कर लेती। मेरे लिए बचपन की सबसे सुनहरी यादों में है वो दिन जब पुस्तकालय के रास्ते में पापा अक्सर मुझे किसी प्रतिस्पर्धा का आलेख भाव भंगिमा के साथ याद करा रहे होते हैं और राह चलते लोग उन्हें ऐसे बोलते देखकर अजीब सी निगाहों से घूरते या हंसते। पर पापा किसी की परवाह न करते। समय ही नहीं था उनके पास किसी की परवाह करने का। मैं छोटी थी तो अक्सर मम्मी का आंचल पकड़कर उनके पीछे पीछे चलती रहती कि वे मेरी ओर ध्यान दें, पर वो ध्यान न देती। पापा मुझे देख लेते तो तुरंत गोद में उठाकर लॉन में ले आते और किसी पौधे के बारे में बताकर मेरा ध्यान बांटने लगते। जब मैं कोई ट्रॉफी लेकर आती तो पहले बैठक में लगे शोकेस में रखने की कोशिश करती। दादी सख्ती से मना कर देती। मम्मी के कमरे में रखती तो मम्मी उसे स्टोर रूम में डाल देती। एक दिन जब मैं ट्रॉफी लेकर आई तो पापा घर में नहीं थे। मैं मम्मी से लिपट गई और ट्रॉफी उन्हें पकड़ा दी। मम्मी ने उसी समय स्टोर रूम खोला और ट्रॉफी उसमें डालते हुए कहा, अब बस भी करो, पूरा स्टोर रूम तुम्हारे कूड़े से भर गया है। मेरी आंखें छलछला आई। मुझे देखकर दीदी भी रो पड़ी। पापा आए तो उन्होंने पूरी बात बताई। दूसरे दिन पापा लकड़ी खरीद लाए। सारी रात अपने हाथों से एक शेल्फ बनाया। दूसरे दिन दलान में बने उस कमरे में दीदी मुझे आंख पर पट्टी बांधकर ले गई, जहां मैं और पापा गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। पट्टी खोली तो शेल्फ पर मेरी ट्रॉफियां सजी थी। ऊपर एक तख्ती टंगी थी जिस पर लिखा था संवेदना, लड़कियों की प्रेरणा। मेरी आंखें एक बार फिर छलछला आई थी, पर इस बार खुशी से। जीवन के हर क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए मेरे अंदर एक जुनून था। जुझारूपन पापा की प्रेरणा और सहयोग से, दादी की प्रताड़ना और मम्मी की बेरुखी से बढ़ता ही गया। मैं 5वीं कक्षा में थी जब मैं एक प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने प्रसिद्ध कॉन्वेंट स्कूल गई। प्रथम पुरस्कार लेकर लौटी तो पापा से लिपट गई। मेरी परी पापा से क्या इनाम लेगी। मेरी बड़ी सी ट्रॉफी कुछ देर निहारने के बाद पापा ने पूछा था, मुझे उसी कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन चाहिए पापा। यह कहकर मैं बड़ी देर तक उस स्कूल की खूबसूरती और सुविधाओं के बारे में बताती रही और पापा अपलक मुझे देखते रहे। फिर जैसे मेरे एक बार किसी खिलौने या कपड़े के लिए कहने पर वो आ जाता था, वैसे ही दूसरे दिन उस स्कूल का फॉर्म आ गया। नए स्कूल की फीस महंगी थी और उससे ज़्यादा महंगे थे उसके नखरे। कभी वार्षिकोत्सव तो कभी स्टडी टूर, तो कभी किसी कार्यक्रम के लिए मंच की पोशाक, कभी किसी प्रतियोगिता के लिए किताबें, तो कभी किसी प्रतिस्पर्धा के लिए मॉडल। ये तो बहुत बड़ी होने पर पता चला था कि मेरी छोटी सी फरमाइशें पूरी करने के लिए पापा रात भर जागकर अनुवाद कार्य करते थे। जब दीदी की शादी तय हुई
तो दादी मेहंदी वाले दिन अपने गहनों का एक सेट लेकर आई। तो दीदी ने पूछा, इसमें से कौन कौन से संवेदना के हैं और कौन से मेरे? ये सारे तेरे हैं, दादी ने उत्तर दिया। तीनों लड़कों के लिए एक एक सेट बना रखा था मैंने, जिसकी जितनी छोरियां उतने हिस्से कर देवे हूँ। तू अकेली है तो अकेली। उस दिन मेरी आंखों से सैलाब बह निकला। गहनों का मुझे शौक न था, मगर तू चिंता मत कर, मैं चुपके से आधे गहने तुझे दे दूंगी। दादी के जाने के बाद ये कहकर दीदी मेरे आंसू पोंछते पोंछते मुझसे लिपटकर रो दी थी। उन्होंने पापा को बताया तो उन्होंने हंसकर मुझे समझाया था, तू सारे काम लड़कों वाले करती है ना, इसलिए दादी तुझे लड़की गिनती ही नहीं। समय का पहिया घूमता रहा। मैंने 10वीं में ही तय कर लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेडिकल की कोचिंग का खर्चा दादी के कान में पड़ा तो उन्होंने बखेरा खड़ा कर दिया। पापा ने साफ कह दिया कि जब खर्च मैं कर रहा हूँ तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने प्रवेश परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक कर दिए। मैं सुबह 5 बजे उठती, पापा 4:30 बजे उठकर गीजर ऑन कर देते। मैं नहा धोकर पूजा करके पढ़ने बैठती तो पापा गरम कॉफ़ी और अंकुरित सलाद के साथ स्टडी टेबल पर मेरा स्वागत करते। हमारी तपस्या प्रखरतर होती गई और वरदान बरे। पहले मैंने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में टॉप किया, फिर मेडिकल में, फिर सर्जन की विशेष योग्यता में और अंतिम वर्ष कैंपस इंटरव्यू में ही मेरा चयन दिल्ली के प्रख्यात हॉस्पिटल में हो गया। पहली कमाई पापा के हाथ में रखकर मैं खुशी के आंसू खूब रोई थी। उनके कहने पर ही उन पैसों से सारे परिवार के लिए उपहार लाई। पर महंगी पश्मीनी शॉल को देखकर दादी ठंडी सांस भरकर बोली, 4 दिनों की चांदनी है, नहाए लो, शादी के बाद तो अपने ससुराल वालों को ही देवेगी। छोरी तो छोरी ही ठहरी। कॉन्वेंट ने मुझे ज्ञान के साथ वो स्मार्टनेस भी दे दी थी जिसके कारण मेडिकल कॉलेज में बहुत से लोगों ने मुझे प्रशंसित भरी नज़रों से देखा। बहुत से हाथ मेरी ओर बढ़े, पर यहाँ पापा के साथ की गई समाज सेवा के दौरान कमाया व्यवहारिक ज्ञान बहुत काम आया। हर तरह के लोगों के संपर्क में आकर मेरी नज़रें पैनी और पारखी हो गई थी। वो दिखावे और प्रेम के बीच का फ़र्क पहचानती थी। इसलिए मैंने साधारण रूप रंग और सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले संवेदनशील सोमेश को चुना। हमारे स्वभाव और जीवन के प्रति नज़रिए के अलावा हम में कुछ भी नहीं समान था। भाषा, जाति, प्रांत कुछ भी नहीं। मैंने उन्हें अपने दहेज न लेने के संकल्प के बारे में बताते हुए यह भी कह दिया कि पापा की परीक्षा में उन्हें पास होना पड़ेगा। सोमेश से पापा करीब 2 घंटे बातें करते रहे और उनके जाने के बाद मुझे गले लगाकर रो पड़े। मेरी परवरिश सफल हो गई। शाबाश बेटा, तुझे इंसान पहचानना आ गया। ये लड़का तेरी रूह का सुकून और हम कदम बन सकेगा। इंसान को जीवन साथी से बस यही तो चाहिए होता है। मम्मी, मेरी बेल्ट बांध दो। बेटी ने झिंझोरा तो मेरी निंद्रा भंग हुई। विमान लैंड होने का अनाउंसमेंट हो रहा था। मैंने एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल के लिए टैक्सी कर ली। आईसीयू के शीशे से पापा को देखा और आंखों से सैलाब उमड़ पड़ा। दीदी वहीं थी। वो एक पल के लिए भी पापा को अकेला नहीं छोड़ती थी। पापा ने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर चमक आ गई। मुझे इशारे से अंदर बुलाया तो दीदी भी मेरे साथ अंदर आ गई। पापा मुझसे बोले कि मुझे तुझसे कुछ कहना है, तो दीदी बोल उठी, आपको डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने से मना किया है। मैं आपके सामने बताती हूँ, कुछ गलत हो तो आप बोलिएगा। पापा चुप हो गए और दीदी ने कहना शुरू किया, मेरे पैदा होने के समय ही मम्मी का ऐसा ऑपरेशन करना पड़ा था कि फिर वे कभी माँ नहीं बन सकती थी। पापा का वारिस पाने के लिए दादी ने उन पर दूसरी शादी का दबाव डालने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुई। बहुत लड़ाई के बाद उन्होंने कहा कि पापा एक लड़का गोद ले लें। ये सुझाव पापा को पसंद आ गया। अनाथ आश्रम गए तो पता चला कि लड़की तो तुरंत मिल सकती है, पर लड़के के लिए अर्जी देकर 2-3 साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी कई लोगों की अर्जी पड़ी है। अर्जी डालने के बहुत समय बाद अनाथ आश्रम से फ़ोन आया। अनाथ आश्रम के आंगन में मंदिर था, तू वहीं खड़ी थी, यही कोई दोस्त 3 साल की। पापा ने हाथ जोड़े तो तू पापा कहकर उनसे लिपट गई और सुबक कर रोने लगी। पापा ने तुझे चुप कराने के लिए गोद में लिया,
पापा, अब आप मुझे कभी नहीं छोड़ना। मैं आपकी गोदी से नहीं उतरूंगी, नहीं तो आप फिर खो जाओगे। कहकर तूने बाहें उनके गले में कस दी। नहीं उतारूंगा बेटा, रो मत, कहते हुए पापा की आंखों में आंसू आ गए। वार्डन ने बताया कि कोई औरत 1 हफ्ते पहले यह कहकर छोड़ गई है कि पापा आकर ले जाएंगे। तब से हर आने वाले के पैरों में पापा कहकर लिपट जाती है। कोई बात नहीं, समझ जाएगी कुछ दिन में, कहकर वार्डन ने जितना तुझे छुड़ाने की कोशिश की, तू उतने ही करुण क्रंदन के साथ उनसे और लिपटती गई। पापा को तुझ पर दीदी इतना बोली थी कि पापा ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। आगे की बात मैं खुद बताऊंगा। मैं तुझे यह सब अपने मुंह से नहीं इसलिए बताना चाहता था कि कोई और बताएगा तो एहसान लगेगा, दया लगेगी, पर तू मेरी दया या भावुकता नहीं, जीवन दर्शन है। मेरे दिल ने तो उसी दिन से लड़की गोद लेने का इरादा कर लिया था जिस दिन वार्डन ने कहा था कि लड़कों के लिए लोग प्रतीक्षारत है, और लड़कियां तेरी मम्मी को कई बार समझाने की कोशिश कर चुका था कि अगर लड़कों का भविष्य सुरक्षित है ही तो क्यों ना हम लड़की ही ले लें। हम बच्चा गोद लेने नहीं, अपने वारिस की कमी पूरी करने जा रहे हैं। तेरी मम्मी का जवाब होता। वारिस शब्द का मतलब है वहन करने वाला। बच्चों को माता पिता का वारिस इसलिए कहते हैं क्योंकि वे उनके संस्कारों का, अधिकारों का, कर्तव्यों का वहन करते हैं। ये सब काम लड़कियां भी कर सकती हैं और मैं एक दिन यह साबित करके दिखाऊंगा। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता। अनाथ आश्रम जाने के लिए निकला, लेकिन मन अनमना सा था। अनाथ आश्रम से एहसान जताते हुए फोन आया था कि जो हाथ हमेशा देने के लिए उठे थे वो लड़का मांगने के लिए उठाना ही नहीं चाहते थे। वहाँ मंदिर देखा तो हाथ खुद ब खुद जुड़ गए और ईश्वर ने तुरंत मेरी समस्या का समाधान कर दिया। वह मैंने एक निर्णय ले लिया। तुझे गोद लेकर लौटा तो तेरी दादी आरती लेकर इंतजार कर रही थी। उन्होंने पूछा कि लड़का कहाँ है, तो मैंने कहा उसे कोई ज़रूरतमंद ले गया और मैं किसी और ज़रूरतमंद को ले आया हूँ। जो बच्ची श्रद्धा भरे मन से हाथ जोड़ते समय पापा बोलकर लिपट गई, वो ईश्वर का वरदान है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता था। हाँ, अगर किसी दिन कोई बेसहारा लड़का मिल गया तो मैं उसे भी अपना लूँगा। पापा बोल रहे थे और मेरी आंखों से हिमालय सी जमी पीर पावन गंगा बनकर बह चली थी। काश मैं पापा की बात पहले सुन लेती तो इतने साल इस टीस के साथ तो न बिताती कि मेरे पापा के चरित्र में कभी खोट आई थी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र था कि पापा को पता नहीं चला कि मैंने कभी उन पर संदेह किया था। तभी डॉक्टर आ गए और मैं आंसू पोंछते हुए डॉक्टर को अपना परिचय देकर उनसे विचार विमर्श करने लगी। उनके जाने के बाद दीदी मुझे एक किनारे ले गई। इन रिपोर्ट से कुछ पता नहीं चलेगा। तुझे असली बात बताती हूँ, दोनों चाचा को अपना हिस्सा चाहिए, इसलिए हवेली बिक रही है और पापा से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तू तो जानती ही है कि पापा ने लॉन, किचन, गार्डन, बगीचा सब अपने खून पसीने से सींचा है। दलान में उनका साक्षरता मिशन चलता है। उनकी जान बसती है हवेली में। दादी ने सारी जिंदगी सबको दबा कर रखा। अब उनकी ताकत कमज़ोर पड़ने लगी है और सब चढ़ने लगे हैं। दादी भी इसे बेचना नहीं चाहती, इसलिए दादी ने अपनी बाकी सारी ज़मीनें बेच दी और मम्मी ने सारे गहने। फिर भी दोनों का हिस्सा पूरा करने में 50 लाख रुपए कम पड़ गए। ये कहकर दीदी रो पड़ी। मतलब अगर 50 लाख का बंदोबस्त हो जाए तो ये हवेली पापा के नाम हो जाएगी, जो नहीं हो सकता। उसकी न सोच ये सोच कि पापा को सदमे से कैसे बचाया जाए। मुझे लगा कि ये मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी है, पर सोमेश पर भी पूरा विश्वास था कि वे मुझे इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं होने देंगे, और वही हुआ। पैसे तो मेरे ही थे, पर उनकी सहमति भी जरूरी थी। मैं और दीदी मम्मी के साथ गए। वकीलों की उपस्थिति में सारी औपचारिकताएं पूरी करके ले आए और कागजात उनके हाथ पर रख दिए। पापा ने एक बार कागज देखे, फिर मुझे देखा और गुस्से से बोले, ये सब क्या है? ये मैं नहीं ले सकता। आखिर बेटी हो तुम, सिर्फ बेटी, वारिस नहीं। आपने अपनी शिक्षा, जीवन दर्शन और संस्कारों की विरासत मुझे सौंपने में कभी कंजूसी नहीं की, तो कर्तव्य की विरासत में कंजूसी क्यों? आज अगर आपने ये नहीं लिया तो मैं ये मान लूँगी कि आप मुझे अपना वारिस नहीं मानते। और माँ ठीक कहती थी, मेरी जगह आपको वारिस ही लेकर आना चाहिए था,
निरुत्तर पापा ने मुझे गले लगा लिया। उनकी आवाज़ भर्रा गई। फिर कभी ये मत कहना तू मेरी वारिस ही नहीं, मेरा गुरूर, मेरी पहचान है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।